सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो से हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि होने वाली है पूरी जावा के ऊपर, जिसमें हम बिगिनर लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक कंप्लीट जावा पढ़ने वाले हैं। ये किस किस के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, या फिर आप स्कूल लेवल से ऊपर बढ़ चुके हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप नई लैंग्वेज एक कुछ सीखना चाह रहे हैं एज अ हॉबी, एज आप इंटरेस्ट है आपका जावा सीखने में, तो इन सब लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें हम बिगिनर से लेकर के एडवांस तक सभी इंक्लूडिंग 2 से 3 प्रोजेक्ट्स भी हम करेंगे इसमें जावा की हेल्प से। और काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चे कह भी रहे थे कि एक नई प्लेलिस्ट सर आप जावा के लिए निकालिए, तो बस उसी को देखते हुए हमने नई प्लेलिस्ट इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं। हर वीक में आपको 3 से 4 वीडियोस आते हुए मिलेंगे। 3 से 4 वीडियोस हमारे आते हुए आपको हर वीक में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जैसे मैंने आपको बता दिया है कि किन के लिए ये है। हमारी स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज बिगिनर्स और सेल्फ लर्नर्स जो खुद भी सीखना चाहते हैं जस्ट एज अ हॉबी या इंटरेस्ट, या फिर अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं, वो उन सब के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। जैसे यहाँ पे गोल हमारा लिखा भी हुआ है कि हमारा गोल क्या होने वाला है कि आपको 0 से लेकर के जावा बेसिक्स, ऊप, एडवांस प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपको हम बिल्कुल हीरो बना देंगे लास्ट में एंड तक आते आते। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला होने वाला है हमारा लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी वो किन किन लेवल्स में डिवाइडेड है, यानी कहाँ से शुरू हुई थी और आज के समय में हम कौन से लेवल पर पहुंच चुके हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दुनिया में। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला आता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में जो शुरुआत हुई थी वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज से हुई थी, जिसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, या बाइनरी लैंग्वेज भी कई जगहों पे यूज़ किया जाता है। तो जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें बेसिकली 2 तरह की लैंग्वेजेस आती हैं, एक मशीन लैंग्वेज, सेकंड हमारा असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ये हमारी लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स को डायरेक्टली ये लैंग्वेज ही समझ में आती है। इसके अलावा हम ABCD कुछ भी लिखेंगे वो उनको डायरेक्टली नहीं समझ में आने वाला है। उनको सिर्फ 2 चीज़ें समझ में आती हैं, आइदर 0 और 1, यानी बाइनरी लैंग्वेज हमारी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है हमारा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दिया हुआ है 1 0 1 1 0 0, यानी कि 1 और 0 से मिला करके ही सब कुछ हम लिखेंगे, वही कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ में आने वाला है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि भाई लिखना हमारे लिए, बीइंग अ ह्यूमन, हमारे लिए इस लैंग्वेज में कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना बहुत ही टफ हो जाता है। इसलिए अदर लैंग्वेजेस का जन्म हुआ, जैसे कि जावा हो गया, सी हो गया, या C++ हो गया। इन सब का इस दुनिया में आने का मेन कारण यही था कि इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही कठिन बात थी, होने लगी थी लोगों के लिए। होती थी, ऐसा नहीं होती नहीं थी, होती थी, बिल्कुल होती थी, बट समय के साथ में चीज़ें बहुत कठिन होने लगी, बहुत टफ लगने लगी लोगों को, इसलिए नई चीज़ें बनानी पड़ी जिनकी हेल्प से हमारे लिए ये आसान हो जाए प्रोग्रामिंग करना। सेकंड आता है हमारा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो कि हमारी मशीन लैंग्वेज के बाद वाला लेवल होता है, एक तरह से कह सकते हैं हम। इसमें हम कुछ सिंबल्स या शॉर्ट कोड्स को भी यूज़ करने लगे थे। मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 0 एंड 1, असेंबली लैंग्वेज हम एक स्टेप ऊपर बढ़े। ठीक, ये उसके मुकाबले थोड़ा सा आसान होती है, मशीन लैंग्वेज के मुकाबले थोड़ा सा आसान हुई, बट फिर भी बहुत ही क्लोज थी ये हार्डवेयर लैंग्वेज के मुकाबले, बहुत ही इसके नज़दीक थी। नेक्स्ट आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इजी टू रीड है और राइट, यानी हमारे लिए लिखना भी बहुत आसान है और रीड करना भी बहुत आसान है। बिल्कुल इंग्लिश जैसे हम इंग्लिश अपना पढ़ते हैं, हेलो, हाय, देयर, वही चीज़ें हम इसमें लिखते भी हैं, यानी फॉर वगैरह जो भी कुछ हम लिखते हैं वो अपनी लैंग्वेज में हम लिखने लग गए। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ईजी फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड एंड राइट, यूजेज इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स, एग्जांपल जावा, सिस्टम डॉट आउट डॉट, जैसे ये लाइन अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो लाइन लिखी हुई है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ड, देखिए सब कुछ हमने पढ़ लिया, समझ में भी आ गया। ठीक, अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है इसको हम आगे देखेंगे, बट जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको हम समझ पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो यही है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि ये समझ लीजिए कि जो प्रोग्रामिंग हम करने वाले हैं उसका एक पार्ट है, उसका एक लाइन है, ये ऐसे ही हम लिखने वाले हैं प्रोग्रामिंग।
बस अब यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई कि भाई अभी तक अगर हम कंप्यूटर की डायरेक्ट लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे थे तो हमें उसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको चाइनीज़ आती है, हमें इंडियन आती है, ठीक, यानी हिंदी लैंग्वेज हमें आती है, आपको चाइनीज़ आती है। तो अगर हम चाइनीज़ में आपसे बात करेंगे तो आप डायरेक्टली समझ लेंगे, बट अगर हम हिंदी लैंग्वेज में बात करेंगे आपसे तो आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा, यानी कि कुछ एक सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए होगा जिससे हम ट्रांसलेट कर सकें उस लैंग्वेज को आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज में, जिससे कि आप डायरेक्टली उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। ये थोड़ा सा और इजी बना दिया इन्होंने। फॉर एग्जांपल जैसे एसक्यूएल वगैरह हो गया, हमारा मैटलैब हो गई, ये लैंग्वेजेस जो हैं ये फोर्थ लेवल लैंग्वेजेस में यानी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में आती हैं। एसक्यूएल का क्या यूज़ होता है उसके लिए हम अलग प्लेलिस्ट बना लेंगे, बट बेसिकली डेटाबेसेस के लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये थी कुछ हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बस जितना हमें ज़रूरत है, जितना ज़रूरी है जानना, उतना ही देखेंगे। तो अब यहाँ से हम मेन शुरू करते हैं। व्हाट इज़ जावा? जावा क्या है? जावा भी एक तरह की हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1995 में बाय सन माइक्रोसिस्टम्स के द्वारा बनाई गई थी ये लैंग्वेज। इसकी एक स्पेशलिटी क्या है? राइट वंस रन एनीवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अभी हम अलग से भी एक बार देखेंगे। राइट वंस रन एनीवेयर का मतलब हुआ कि ये हार्डवेयर यानी कि जो हमारा पीसी है उससे इंडिपेंडेंट हो गया। हम किसी एक पीसी पे लिख रहे हैं, किसी एक एनवायरनमेंट में कोई कोड कर रहे हैं और उसको हम रन किसी दूसरे एनवायरनमेंट में या किसी दूसरे पीसी पर भी जा करके कर सकते हैं, जो कि अदर लैंग्वेजेस में नहीं हो पाता है इजीली। हमने जिस एनवायरनमेंट में लिखा है अपना प्रोग्राम उसी में हमको रन भी करना पड़ता है। बट जावा में क्या होता है कि हम एक एनवायरनमेंट या एक पीसी पर लिखते हैं, उसको हम दूसरे एनवायरनमेंट में जा करके रन कर सकते हैं। और जावा के यूजेस क्या क्या है हमारे? एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह डेवलपमेंट में यूज़ होता है, वेब एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, बैंकिंग एंड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर वगैरह में यूज़ होता है हमारा। गेम्स भी बहुत सारे बनाए गए हैं इसमें, जैसे कि माइनक्राफ्ट एक हमारा बहुत ही फेमस गेम है जो कि जावा की हेल्प से बनाया गया। जावा इतना ज़्यादा यूज़फुल क्यों है? क्योंकि भाई सिक्योर है, बहुत ही वाइडली यूज्ड है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है ये, ठीक। और मतलब पिछले करीबन 25 से 30 सालों में ये हमारी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस के लिस्ट में काफ़ी ऊपर रहा है जावा हमारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आती है बात कि अगर हमें कुछ भी जावा की कोडिंग करनी है या प्रोग्रामिंग करना है तो पहले हमको अपने सिस्टम पे जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जावा इंस्टॉल करने का मतलब है कि जावा कुछ ऐसा नहीं है, हम इंस्टॉल क्या करते हैं? जेडीके। जेडीके का क्या मतलब हुआ? जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट एक पूरी किट है, यानी एक समझ लीजिए पूरा एक बैग है हमारे पास जिसके अंदर जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है जावा में कोड लिखने के लिए वो सब हमको एक जगह पे मिल जाएगा। लिखने से लेकर के रन करने की जितनी भी ज़रूरतें होंगी वो सब चीज़ें उस किट के अंदर मौजूद होती हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। जैसा आपको बताया इंस्टॉल जावा का मतलब हो गया इंस्टॉल जेडीके। आगे बढ़ते हैं। जेडीके हमारा क्या होता है? जेडीके के अंदर आता है हमारा जेआरई और जेआरई के अंदर आता है हमारा जेवीएम। अब जेडीके क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट यानी कंप्लीट किट हमारी। जेआरई क्या होता है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, यानी कि ये वो एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है जिस एनवायरनमेंट में हम जावा का कोड अपना लिख सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है? जेवीएम। जेवीएम क्या काम करता है? जेवीएम एक काइंड ऑफ हमारा समझ लीजिए हमारे कोड को रन करने के लिए हेल्प करता है, यानी जो हमारा एक जेवीएम का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन, जिसका क्या काम है? सिंपल सा, जो भी हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसको रन करेगा। ये एक वर्चुअल मशीन होती है जो हमारे जावा प्रोग्राम को रन करेगी। हाँ, ये देखिए एक अच्छा सा एग्जांपल है कि किचन जो है हमारा वो एक तरह से जेडीके है। हम बीइंग उस किचन के शेफ, हम एक प्रोग्रामर हैं, ठीक। यानी अगर हम जावा की दुनिया में देखें तो जेडीके क्या है? हमारा एक किचन है। हम यानी शेफ उसमें जो काम करेंगे वो हम एक प्रोग्रामर हैं वहाँ पे। और जो भी हम कोड करने वाले हैं वो कोड क्या है? मान लीजिए एक हमें एक रेसिपी बुक दी गई है, तो वो रेसिपी बुक क्या है? वो हमारे एक तरह से जावा कोड है। तो जावा कोड होता है क्या? लाइन इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम जावा क्या कहते हैं कंपाइलर को देते हैं कि हाँ भाई आपको ये हम इंस्ट्रक्शंस लिख करके दे रहे हैं, ये काम आपको करना है। तो जो हमारी रेसिपी बुक होती है उसमें भी ये लिखा होता है कि भाई पहले ये डालिए, फिर ये डालिए, इतने टीस्पून ये। तो उसी तरह से जो हमारा कोड होता है, जावा का कोड होता है, वो भी क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि हम मशीन को देते हैं कि हाँ आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है। तो वो हमारी एक तरह से रेसिपी बुक हो गई।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं JVM। अब थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं कि JVM क्या होता है। JVM क्या होता है? JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। इट इज़ द पार्ट ऑफ जावा दैट एक्चुअली रन्स योर प्रोग्राम। जैसा आपको अभी बताया था हमने कि JVM क्या है, ये वो पार्ट है हमारा जावा का जो एक्चुअली में आकर के हमारा जावा कोड रन करने वाला है। काम कैसे करता है ये हमारा? हमने एक जावा प्रोग्राम लिखा, वो किस फॉर्मेट में स्टोर होगा? डॉट जावा फाइल करके स्टोर होगा। इसको हम एक नेक्स्ट अपना एक लेक्चर करेंगे जिसमें हम इसको करके भी देखेंगे, ठीक, पीसी में करके भी देखेंगे। तो जो भी हम लिखते हैं अपना प्रोग्राम वो डॉट जावा फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव होता है हमारे पीसी में। जावा कंपाइलर क्या करता है? उसको एक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक। बाइट कोड का कन्वर्ट में करने का मतलब क्या हुआ कि वो डॉट जावा फाइल से डॉट क्लास फाइल बना देता है इसकी, या डॉट जावा सी हमारा एक कंपाइलर होता है जावा के अंदर प्रेजेंट होता है। वो क्या काम करता है? उसको कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद में बाइट कोड्स में कन्वर्ट कर देता है जो कि सेव होता है डॉट क्लास फाइल के एक्सटेंशन के साथ, ठीक। अब JVM का क्या काम होता है? JVM का काम होता है इस बाइट कोड को रीड करना और हमारे कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करना, ठीक। अब राइट वंस रन एनीवेयर कैसे हुआ कि मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक, प्रोग्राम हमने लिखा जो कि डॉट जावा फाइल के साथ सेव हो गया हमारे पास। अब हमने उसको कंपाइल किया, कंपाइल होने के बाद वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं तैयार हुआ, अभी वो डॉट क्लास फाइल के साथ बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है, यानी बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद डॉट क्लास फाइल एक्सटेंशन के साथ वो सेव हो गया। अब ये जो बाइट कोड है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक, ये एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंट होता है। इसको हम कहीं दूसरी जगह पर भी ले जा करके अगर इसको हम रन करेंगे तो ये रन कर जाएगा, ठीक। तो ये जो बीच में एक पार्ट आ रहा है कि जो हम कंपाइल करके डायरेक्ट इसको मशीन उसमें नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले हम इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन बाइट कोड के बाद ये हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट होता है जो हमारा कंप्यूटर पढ़ने वाला है। तो डॉट क्लास फाइल यानी बाइट कोड हमारा जो कन्वर्ट होकर के आया है, अब JVM का काम यहाँ से शुरू होता है कि वो उस बाइट कोड को लेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, यानी हमारे पीसी पे। हमें उसको वो एग्जीक्यूट करके जो भी रिजल्ट होगा वो हमें दिख जाएगा। अब अगर उस बाइट कोड को ले जा करके हम किसी दूसरे पीसी पर भी एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पर भी वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। इसलिए जावा को हम कह सकते हैं कि ये राइट वंस रन एनीवेयर है, यानी एक बार हमने लिखा और कहीं भी इसको ले जा करके हमने रन कर लिया। JVM की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? कोड को लोड करता है, टेक्स बाइट कोड को लोड करने का मतलब क्या हुआ कि बाइट कोड को लेकर के मेमोरी में स्टोर करता है वो, ठीक। फिर जा करके उसको चेक करता है, वेरीफाई करता है कि जो भी हमारा कोड है वो सेफ है कि नहीं है। देन एक बार तो कंपाइल हो चुका है हमारा, अब उसको वो इंटरप्रेट करेगा, यानी लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेट और कंपाइल में क्या होता है डिफरेंस कि कंपाइल क्या होता है कि वो पूरा प्रोग्राम एक बार में रीड करता है, ठीक। कुछ उसको एरर्स मिलती हैं सिंटैक्टिकली, अगर कुछ उसको एरर मिलता है, या सिंटैक्टिकली का मतलब हुआ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर उसको कुछ मिलती हैं जो भी हमने लाइन ऑफ कोड लिखा है तो वो हमको पूरा पढ़ने के बाद बता देगा। इंटरप्रेट करने का क्या मतलब हुआ कि वो लाइन बाय लाइन उसको पढ़ता है और लाइन बाय लाइन वो उसको एग्जीक्यूट करता चला जाता है, यानी कि जो ऊपर लिखा होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो लिखा होगा वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। कंपाइल में क्या होता है कि वो एक साथ पूरा पढ़ करके और एक साथ एग्जीक्यूट करता है। तो मेन डिफरेंस कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन में ये होता है। तो JVM का क्या काम होता है कि बाइट कोड को लोड करता है हमारी मेमोरी में, उसको रीड करता है, वेरीफाई करता है कि सब कुछ सेफ है कि नहीं है। देन जो भी हमारे बाइट कोड होते हैं उसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक, और हमारी मेमोरी को भी मैनेज करता है, यानी जो गार्बेज कलेक्शन होता है उसको भी हटाना उसका काम है। हालांकि इस पर मत ध्यान नहीं देने वाले, बट ये भी उसके कामों में इंक्लूडेड है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंक्लूडेड है। और थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि JVM क्या है, काइंड ऑफ एक ट्रांसलेटर है जो कि हमारा प्रोग्राम यानी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है उसको कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, यानी कि मशीन यानी कंप्यूटर हमारा उसको समझ पाए, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम JVM का है। सिंपल सा काम उसका ये है, हमारी भाषा में लिखा गया प्रोग्राम इसको उठाओ, कन्वर्ट करो, ट्रांसलेट करो और इस तरीके से लिख दो कि मशीन इसको समझ पाए। इतना सा काम होता है JVM का, ठीक। वही कुछ चीज़ें यहाँ पर और लिखी भी हुई हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जावा राइट वंस रन एनीवेयर है, बट जो अदर लैंग्वेजेस हैं उसी समय की, जैसे हो गया C++ या C हो गई, ये राइट वंस रन एनीवेयर क्यों नहीं है?
क्योंकि पहली चीज़ हमारा क्या है कि इन पर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी आ जाती है, यानी कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। हमने अभी आपको क्या बताया था कि जावा के केस में क्या होता है कि जो वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है पहले, तो जो बाइट कोड होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए जावा हमारा कहीं पे भी रन कर पाता है। बट सी और सी प्लस प्लस में जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने लिखा सी प्लस प्लस में प्रोग्राम, वो बाइट कोड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, वो डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है, और वो हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि मशीन डिपेंडेंट होते हैं। जावा के केस में हमने जो लिखा वो डायरेक्ट मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट हुआ, पहले बाइट कोड में हुआ, और बाइट कोड हमारे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थे, इसलिए उसको हम कहीं पर भी रन कर पा रहे थे। तो ये मेन डिफरेंस होता है हमारा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि प्रोग्राम कंपाइल्ड ऑन विंडोज won't run directly on Linux or Mac. That's why you must recompile the same program separately for each platform. यानी कि अगर हमने C या C++ में कोई एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि हम विंडोज़ पे लिखा हुआ है, और हमने विंडोज़ पे अगर कंपाइल कर लिया, तो उस कंपाइल्ड प्रोग्राम को हम ले जा करके मैक पे रन नहीं कर पाएंगे। बट जावा के केस में अगर हमने उसको विंडोज़ पे कंपाइल कर लिया है, यानी उसको हमने बाइट कोड में कन्वर्ट कर लिया है, तो उसको हम ले जा करके मैक पे क्या कहते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये तो पहला हो गया प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। सेकंड आता है हमारा नो वर्चुअल मशीन। अब जावा में, जो कि जावा के पास अपनी एक वर्चुअल मशीन होती है जिसे हम जेवीएम के नाम से जानते हैं, सी या सी प्लस प्लस के पास ऐसी कोई मशीन नहीं होती है, इसलिए हमारा ये दिक्कत कर देता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अनलाइक जावा, सी और सी प्लस प्लस डोंट हैव अ जेवीएम टू प्रोवाइड अ कॉमन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, इंस्टेड द कोड टॉक्स डायरेक्टली टू द ओएस एंड हार्डवेयर, दिस मेक्स देम फास्ट बट लेस पोर्टेबल। यानी कि इनके पास कोई जावा वर्चुअल मशीन नहीं होती है, ये जो भी बातचीत इनकी होती है वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होती है, तो चीज़ें फास्ट तो हो जाती हैं थोड़ा, बट वहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं कि अगर एक बार उनको हमने कंपाइल कर लिया, जैसा अभी बताया आपको, तो वो चीज़ें दूसरी जगह पर नहीं चल पाएंगी। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि सपोज यू राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम एंड कंपाइल इट ऑन विंडोज़। अब हमने विंडोज़ पे कंपाइल किया है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को, तो कंपाइल होने के बाद हमको एक डॉट एग्जीक्यूटेबल यानी डॉट ई फाइल हमको मिलेगी। अब वो डॉट ई फाइल हमारी लिनक्स या मैक पर रन नहीं करेगी, हमको कहीं और पर अगर रन करना है तो उसको हमें दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा वहाँ पे ले जा करके। जावा का एडवांटेज, जावा प्रोग्राम्स आर फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड which is independent of the platform then the JVM। अब जावा प्रोग्राम जो होता है वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में तो चेंज होता नहीं है, जावा प्रोग्राम हमारा पहले कंपाइल होता है बाइट कोड में which is independent of the platform, then JVM specific to each OS runs that bytecode. This makes Java portable, write once, run anywhere। तो अब जावा तो समझ लिया कि क्या खासियत क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, और कुछ चीज़ों को लेकर के सी सी प्लस प्लस में क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और अब सी और सी प्लस प्लस में जो कि बाइट कोड में कन्वर्जन नहीं होता है, डायरेक्टली उनकी बातचीत ओएस के साथ होती है, तो इसी की वजह से वो थोड़े फास्ट भी होते हैं जावा के मुकाबले। तो अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो अब हमें जावा पढ़ना क्यों चाहिए, वाई लर्न जावा। जावा पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं कि जावा जो कि मार्केट में बहुत ही लंबे समय से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां इनको अभी भी यूज़ कर रही हैं और आगे भी यूज़ करती रहेंगी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही सिक्योर है। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि पहला है हमारा बिगिनर फ्रेंडली। जैसा कि अभी हम पढ़ेंगे आगे तो आपको खुद ही लगेगा कि उतना भी टफ नहीं है जावा को पढ़ना, बस थोड़ा सा समय हम देंगे। अगर आप इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहते हैं तो एंड होते होते आप मान के चलिए आप आसमान में उड़ रहे होंगे जावा को लेकर के। ठीक, तो सिंपल सा सिंटैक्स रहता है हमारा। सी या सी तो जावा के मुकाबले काफ़ी टफ आपको लगेगी अगर आप पढ़ करके भी देखेंगे। जावा काफ़ी सिंपल रहती है सी प्लस प्लस के मुकाबले। बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है जावा की। कम्युनिटी से फ़ायदा क्या होता है हमें कि अगर किसी भी पीस ऑफ कोड में या कहीं भी जाकर के हम फंस जाते हैं तो वो चीज़ हम गूगल पे सर्च करके उसके सोल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बड़ी कम्युनिटी है, ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं, ज़्यादा लोगों को दिक्कतें आती हैं, ज़्यादा लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं और ज़्यादा लोग सोल्यूशन प्रोवाइड भी करते हैं। तो बड़ी कम्युनिटी से बहुत फ़ायदा होता है हमें। अगर कोई एक नई लैंग्वेज आई हुई है, अभी मान लीजिए कि एक आध महीना हुआ आए हुए कोई नई लैंग्वेज, हम उस पर काम कर रहे हैं, हम कहीं पर आकर के फंस गए, तो अब हम गूगल पर अगर ढूंढेंगे तो इतनी बड़ी कम्युनिटी उसकी होगी नहीं,
तो हमको जल्दी उसके सोल्यूशंस भी नहीं मिलेंगे, वो चीज़ हमें दिक्कत करेगी। बट जावा के केस में क्या है कि बहुत ही लार्ज कम्युनिटी है, काफ़ी समय से यूज़ हो रही है, तो ज़्यादातर जहाँ कुछ भी जहाँ कहीं भी हम फंस रहे होंगे, पहले कोई ना कोई जगह पे फंसा होगा, उसने भी ये चैलेंजेस फेस किए होंगे, किसी ना किसी ने उसके सोल्यूशंस प्रोवाइड किए होंगे, वो सोल्यूशंस हमें भी आज के समय में हेल्प करेंगे। थर्ड है हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जावा कंसिस्टेंटली टॉप 5 लैंग्वेजेस में तो रहा ही है पिछले 25-30 सालों से, और आगे भी रहेगा ही, टॉप 5 से बाहर नहीं जाने वाला है ये। बहुत ही हाई डिमांड है इसकी आईटी सेक्टर में। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा इस पर रन होते हैं। आप मान के चलिए कि 70% अभी भी जावा पर ही रन हो रहे हैं। फ्यूचर क्या है कि फ्यूचर में भी जावा हमारा ग्रो कर ही रहा है, नए नए वर्जन आते ही रह रहे हैं, इसके इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं जावा में भी। तो ये क्या कहते हैं, मार्केट से बाहर तो नहीं जाने वाला है। हम आज पढ़ते हैं तो आज के आगे के हम 20 से 25 साल तो हमारे सिक्योर हैं जावा को लेकर के, उससे ज़्यादा हम काम भी नहीं करने वाले हैं। तो जितना भी हम अगर आज के समय में हम पढ़ रहे हैं तो हमारा फ्यूचर बिल्कुल सेफ है जावा के साथ में। इस सीरीज़ में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, पहले तो हम पढ़ेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है जावा प्रोग्राम का, देन वेरिएबल्स वगैरह देखेंगे, ऑपरेटर्स देखेंगे, लूप्स देखेंगे, उसके बाद हम फंक्शंस, एरेज वगैरह देखेंगे। जब इतना हम पढ़ लेंगे, एक बार थोड़ा सा हमारा हाथ मजबूत हो जाएगा जावा पे, देन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आएंगे, जो कि एक हमारा सेकंड फेज होने वाला है जावा का, या हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट जावा में हम एंटर करेंगे। वहाँ से जब हम ऊप्स ख़त्म कर लेंगे तो हम मान के चलते हैं हमारा इंटरमीडिएट लेवल ऑलमोस्ट कवर हो चुका होगा। देन हम एडवांस टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे, यानी कि हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस, ट्राई कैच वगैरह पढ़ेंगे, कलेक्शंस पढ़ेंगे, और कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करने वाले हैं इसके बारे में। अब इन सब के लिए आपको क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे। पहली चीज़ जावा इंस्टॉल। जावा इंस्टॉल का मतलब क्या होता है, जेडीके इंस्टॉल, यानी आपके सिस्टम पे या पीसी पे जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। आईडीई क्या होता है, आईडीई का मतलब कि हमारा एक सॉफ्टवेयर हमें ऐसा इंस्टॉल करके रखना है जिसमें हम जावा के प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं, क्योंकि हम कमांड लाइन पर तो लिखेंगे नहीं। कमांड लाइन थोड़ा सा, कमांड लाइन का मतलब हो गया जैसे आपने सीएमडी खोला होगा तो ब्लैक स्क्रीन होती है, वहाँ पर प्रोग्रामिंग हम नहीं करने वाले हैं। हम एक आईडीई यूज़ करेंगे, या हम अगर आईडीई नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम नोटपैड पर प्रोग्रामिंग कर लेंगे, बट हम कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ करेंगे। 3 ऑप्शंस हमने आपको दे रखे हैं आईडीई के। स्कूलों में ज़्यादातर आईसीएसई बोर्ड में ब्लूजे वगैरह यूज़ कराते हैं, तो अगर आप 9th 10th 11th 12th में हैं तो आप ब्लूजे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उससे ऊपर बढ़ चुके हैं या इंटेलिजे वगैरह डाउनलोड करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड कर लीजिए, जो कि मेरा रिकमेंडेड है। इंटेलिजे आइडिया काफ़ी अच्छा आईडीई है, काफ़ी अच्छे इसमें फीचर्स हैं। थर्ड आपका VS कोड वगैरह हो गया या एक्लिप्स हो गया, ये सब कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए कोई वीडियो हम प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं, आप गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, तमाम ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, ईजिली आप वहाँ से देख करके डाउनलोड कर सकते हैं। जावा भी आपको डाउनलोड करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, आपको जाकर के गूगल पे जावा सर्च कर देना है, ओरेकल की साइट पे आ जाएगी, वहाँ से आप जावा लेटेस्ट चाहें तो लेटेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या पुराने वर्जन अगर आप चाहें स्टेबल वर्जन तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है इस प्लेलिस्ट में। बेसिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले, जैसा आपको बताया था, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, मेथड्स एंड एरेज पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऊप्स पढ़ेंगे, एडवांस जावा करेंगे, एंड देन कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ में इस प्लेलिस्ट को ख़त्म करेंगे। एक लाइन जब ये आपका हम बना रहे थे तो एक लाइन हमको ये मिली थी, काफ़ी अच्छी लगी थी। लिखा हुआ है, ट्रूथ कैन ओनली बी फाउंड इन वन प्लेस वेयर द कोड, यानी जो कोड लिखा गया है वहाँ पर सच्चाई में मिल सकती है, इसके अलावा कहीं भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमने कुछ गलत लिखा तो कोड हमारा कंपाइल नहीं होगा, रन नहीं होगा, तो एरर आ जाएगी, तो वहीं पर हमें सच्चाई मिलने वाली है। इसी के साथ में हम आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस है अगर आपको, या प्लेलिस्ट में कुछ भी अभी जितना हमने पढ़ा है उसमें कुछ कन्फ्यूजन है या आगे क्या पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पर मौजूद मिलेंगे पहले से। चलिए, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम, पहले वो करेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल्स वगैरह स्टार्ट करेंगे।